हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियेश। मैं एसबीआई में एज ए जूनियर एसोसिएट वर्क कर चुका हूं और आज मैं आपके बहुत सारे डाउट जैसे आपके एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट डेट क्या होने वाला है, इसके साथ ही क्या सिलेक्शन के बाद भी आपका रिजेक्शन हो सकता है, इसके साथ एलपीटी टेस्ट में क्या होता है, मेडिकल में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या आपका रिजेक्शन हो सकता है, इसके साथ आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, क्या आपको मनपसंद जगह आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, जब फर्स्ट टाइम आप ब्रांच जाओगे तो वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्या आपको कोई हेल्प करेगा, आपकी ट्रेनिंग कब होगी और आपको अगर रिजाइन करना पड़ेगा तो किस कंडीशन में आप रिजाइन कर सकते हो। आपके इन सारे डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट डाउट से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब अपने एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट का वेट काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं, तो पास्ट के फ्यू ईयर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपके एसबीआई क्लर्क का मोस्ट प्रोबेबली जो रिजल्ट डेट होने वाला है वो 25 मई है। आपको आपका रिजल्ट 25 मई के ±2 डेज में आपको जरूर दिखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके सेकंड डाउट पे, क्या आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में सिलेक्शन के बाद भी आपका रिजेक्शन हो सकता है? तो आंसर है यस। जी हाँ, आपके सिलेक्शन के बाद भी आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में रिजेक्शन हो सकता है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए, उस केस में जाके आपका रिजेक्शन होगा। अब सवाल है वो कैसे, तो आइए समझते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, जब आपके एसबीआई क्लर्क मेंस का आपका रिजल्ट आएगा उसके विद इन 10 to 15 डेज आपको एक मेल आएगा। उस मेल में आपको वो मेडिकल के लिए बुलाएंगे। उस मेडिकल के लिए भी आपको 4 से 5 आरबीओ का, आरबीओ मीन्स रीजनल बिजनेस ऑफिस का, या फिर एलएचओ लोकल हेड ऑफिस का आपको ऑप्शन देंगे। उस पांचों जगह में से किसी एक जगह आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाना है, जो आपके घर के नज़दीक हो, जहाँ पे जाने में आपको सुविधा हो। वहाँ पे आपको अपने सर्टिफिकेट के साथ जाना होगा। सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपका थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको मेडिकल के लिए भेजेंगे। वहाँ पे आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे, जो भी आपके मेडिकल का खर्चा होगा। अब कितना पैसा आपको लगेगा ये डिपेंड करता है डिफरेंट एलएचओ। किसी एलएचओ में 2000 लगते हैं, किसी में 2500 लगते हैं, किसी में 3000 लगते हैं। तो जिस एलएचओ या आरबीओ में आपको बुलाया जाएगा, उस एलएचओ आरबीओ का जिस भी हॉस्पिटल से टाई अप होगा, उस हॉस्पिटल का कितना फी होगा आपके फुल बॉडी चेकअप पे, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फी बताएगा। अब क्या मेडिकल के बाद भी आपका रिजेक्शन हो सकता है? तो आंसर है यस, मेडिकल के बाद भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। अगर गलती से अनफॉर्चुनेटली अगर किसी स्टूडेंट को मेजर मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई मेजर क्रॉनिकल डिजीज है, तो उस केस में जाके आपका रिजेक्शन हो सकता है। अन्यथा आफ्टर मेडिकल प्रोसेस लगभग सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। जब आपका मेडिकल कंप्लीट होता है उसके कुछ दिनों के बाद आपको फिर एक मेल आएगी। उस मेल में आपको आपके फुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपके एलपीटी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब ये कहाँ पे होगा? ये आपके जो भी सर्कल में आपका सिलेक्शन हुआ है उसके एओ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा। हर सर्कल में 3 से 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, या कहीं कहीं 1 से 2 भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं। वहाँ पे आपको जाना है। आपका पहले बायोमेट्रिक होगा अगेन, फिर आपका फुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एलपीटी होगा, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब क्या एलपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके लिए बाधा बन सकती है? जी हाँ, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया होगा या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है और आपको उन्होंने सर्टेन डे का टाइम दिया और उस सर्टेन डे में भी आप उस डॉक्यूमेंट को अवेलेबल नहीं करा पाए, तो उस केस में जाके आपका रिजेक्शन होगा। अब एलपीटी, सबसे पहली बात, एलपीटी टेस्ट उन्हीं को देना पड़ता है अगर आप किसी सर्कल से स्टेट से अप्लाई किए हैं, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज प्रीफर्ड है, अगर वो लैंग्वेज का आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आई मीन आपने 8th में 10th में या ग्रेजुएशन में कहीं भी उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है, तो आपका एलपीटी टेस्ट होगा। बस उसी कंडीशन में आपका एलपीटी टेस्ट होगा। अगर आपको हिंदी आती है और आपने किसी भी हिंदी भाषी स्टेट से फॉर्म अपना फिल किया है जहाँ पे हिंदी एज ए लैंग्वेज डिमांड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक काफ़ी आसान पैसेज मिलेगा जिसमें मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे। वो 10 क्वेश्चन आप काफ़ी ईजिली अपने कॉपी पे, आपको अपने पेपर पे ईजिली लिख लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरल सा सिंपल सा कोई कहानी होता है, सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, इस टाइप का कोई कहानी होगा। उसके बेसिस पे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 सवाल पूछे जाएंगे, उसका आपको हिंदी में रिप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन आपको उसी पैसेज में दिखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप किसी और स्टेट से हो तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने सपोज गुजरात से अप्लाई किया है और वहाँ पे गुजराती एज ए लैंग्वेज आपसे डिमांड किया जा रहा है और आपने इस दौरान गुजराती लैंग्वेज का कहीं से कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे फिर आपसे उसी तरह का एलपीटी टेस्ट आपसे कराया जाएगा, आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अगर आप वो पढ़ने में सफल नहीं हो पाए या फिर आपसे जो एलपीटी
एलपीटी टेस्ट वो क्वेश्चन के माध्यम से पैसे दे के कराया जाएगा। अगर आप उसे सॉल्व करने में सफल नहीं हो पाए, मिनिमम मार्क्स आपने स्कोर नहीं कर पाया, तो उस केस में आपका एलपीटी में रिजेक्शन हो सकता है। क्वेश्चन ये है, क्या किसी और तरीके से भी क्या आपका रिजेक्शन हो सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ। आज के भी टाइम में कुछ मुन्ना भाई पाए जाते हैं जो किसी और स्टूडेंट के वाले जाके एग्जाम देते हैं। अब प्रॉब्लम उनके साथ ये हो जाता है कि उस स्टूडेंट का सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक में कहीं ना कहीं जाके वो अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इस केस में ना सिर्फ आपका रिजेक्शन होगा बल्कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की भी जाएगी। क्योंकि मैंने एक ऐसा केस देखा, जब मेरा सिलेक्शन कैनरा बैंक में हुआ था तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा था, क्योंकि उसकी जगह किसी और बच्चे ने आके पेपर दिया था, फेस भी मैच नहीं हो रहा था, तो वो उसी समय वो सेंटर छोड़ के भाग गया जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वगैरह हो रहे थे। तो उस केस में ना सिर्फ उस कैंडिडेट का रिजेक्शन हुआ बल्कि उस कैंडिडेट के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई। क्या कोई और भी केस बचा है जिस केस में आपका रिजेक्शन हो सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर फ्रेंड्स आपका सिविल स्कोर खराब है, अगर आपका सिविल स्कोर 650 से नीचे है, आपने कोई लोन लिया है और उसे टाइमली कंप्लीट नहीं करो, या किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, चाहे रीजन क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, तो उस केस में आपका रिजेक्शन हो सकता है। क्योंकि डीबी के ही दिन आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा और किसी भी तरह के बैंक फ्रॉड में आप अगर पाए जाते हो तो उस केस में भी आपका रिजेक्शन होना तय है। तो फ्रेंड्स अभी भी ज्वाइनिंग में टाइम है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आप जाके अपने ब्रांच मैनेजर से मिलो, उनसे बात करो और किसी भी तरह से अपना सिविल स्कोर ठीक करने के जुगाड़ में जुट जाओ। अब जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, आपके सर्कल के एओ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगी, उसके 15 to 20 डेज के बाद आपको एक फिर मेल आएगा। फिर आपका जहाँ पे पोस्टिंग होगा उस रीजन के आरबीओ में, रीजनल बिजनेस ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा। वहाँ से आपको आपका ब्रांच मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या आपको आपका मनपसंद ब्रांच मिल सकता है, या फिर आप जिस रीजन में चाहते हैं क्या उस रीजन में आपको आपका ब्रांच मिल सकता है? तो हम लोगों के केस में, जैसे हम लोगों को अपने रीजनल मैनेजर से, आरएम से मीटिंग कराई गई थी हम लोगों की आरएम, तो मैंने रीजनल मैनेजर सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ मेरे को रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं भी पोस्टिंग दो, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा सिलेक्शन पंजाब स्टेट में हुआ है। तो आप अगर मेरे को रेलवे स्टेशन से दूर कहीं पोस्टिंग दोगे तो एक तो बैंक में ऐसे ही कम छुट्टियाँ मिलती है, उसमें भी जब मुझे घर आना और जाना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे स्टेशन से दूर पोस्टिंग दोगे तो मेरा समय स्टेशन आने और जाने में भी फालतू में खर्च होगा, फिर घर आने और जाने में तो टाइम लगता ही है। तो इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो वो मेरी बात समझ गए, मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर और मुझे मेरी एसबीआई में पोस्टिंग, जो रेलवे स्टेशन का नियरेस्ट एसबीआई का ब्रांच था, वहीं पे मिली। नेक्स्ट सवाल ये है कि ब्रांच में जाने के बाद आप काम कैसे स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको तो कुछ आता नहीं। अगर आप फ्रेशर हो सकती है तो इस केस में आपके साथ दो चीज़ें हो सकती है। जनरली मैक्सिमम ब्रांच के ब्रांच मैनेजर काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे जो ब्रांच मैनेजर मिले थे वो थे अंकित सर। वो काफ़ी अच्छे पर्सन थे, काफ़ी नाइस गाय थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी, एक अपने छोटे भाई की तरह उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से केयर किया, ख्याल रखा और मुझे कभी भी, जब तक वो ब्रांच में रहे, कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने नहीं दिया। हर तरह से उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। जहाँ भी मैं मिस्टेक करता था वो मुझे बड़े प्यार से समझाते थे, बहुत अच्छे से करेक्ट करते थे। तो अगर आपको अंकित सर जैसे ब्रांच मैनेजर मिल गए, अगर आप लकी हैं, तो उस केस में आपको काम करने में भी काफ़ी मजा आएगा, आपको आपके ब्रांच में भी काफ़ी मजा आएगा। क्योंकि अगर अंकित सर जैसे ब्रांच मैनेजर आपके ब्रांच में होंगे तो ब्रांच का जो पूरा इन्वायरमेंट होगा तो काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। वहाँ पे कस्टमर का भी सेटिस्फैक्शन होगा, उसके साथ स्टाफ का भी सेटिस्फैक्शन होगा, जिसकी बात आजकल कोई नहीं करना चाहता। लेकिन वहीं दूसरे केस में, जहाँ मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका ब्रांच मैनेजर बहुत खड़ूस था। स्टार्टिंग में उसके ब्रांच मैनेजर ने उसके साथ सही से बर्ताव नहीं किया। रिजल्ट क्या हुआ, जब तक उसका ब्रांच मैनेजर और वो दोनों साथ में उस ब्रांच में रहा, हर दूसरे तीसरे दिन उसका ब्रांच मैनेजर से झगड़ा होना फिक्स था, उसके ब्रांच मैनेजर का उससे झगड़ा होना फिक्स था, दोनों में कभी नहीं बनी। उस केस में आपको वो जॉब हैक्टिक लगने लगता है, आपको काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। आपके ब्रांच का माहौल टोटली डिपेंड करता है आपके ब्रांच मैनेजर पे और आपके कलीग पे। अगर ब्रांच मैनेजर आपका बहुत अच्छा है और आपका कलीग भी अच्छा है तो उस केस में काफ़ी अच्छे से आप अपने वर्क को, अपने ब्रांच को, उस सारे एनवायरनमेंट को अच्छे से एंजॉय करोगे और फिर आपको पता चलेगा आखिर जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है। वहीं आपका ब्रांच मैनेजर खड़ूस निकल गया या आपका कलीग खड़ीस निकल गया, जिससे आपको डेली झगड़ा हो रहा है कि बिना किसी बात पे आपको चैं चैं पैक करना पड़ रहा है, तो उस केस पे फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आपको काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और आपको छोटा सा छोटा वर्क भी आपको हैक्टिक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी ट्रेनिंग कब होगी, तो आपके ज्वाइनिंग के विदिन 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग होगी और यकीन मानो दोस्त, वो जो ट्रेनिंग का 15 डे का पीरियड होगा वो आपके पूरे कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड होगा। वो 15 डेज आपको पूरे कैरियर याद रहने वाला है। उस पूरे 15 डेज में आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप अपने ससुराल में हो, आप अपने ससुराल गए हुए हो, आपको वहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बना बनाया खाना मस्त मिलेगा, आपको फुल्ली एसी रूम मिलेगा, आपको बस वहाँ पे मस्त रहना है, जाके क्लास अटेंड करना है, दोस्तों से गप्पे सप्पे लड़ाना है
वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट जैसा ऐसा कोई रूल फॉलो करने वाला नहीं होता है, काफ़ी चिल इन्वायरमेंट होता है। जो ट्रेनर होते हैं वो भी SBI के स्केल 4 स्केल 5 के ऑफिसर होते हैं, वो भी इस दौर से गुजर चुके होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए। तो ट्रेनिंग में आपके फुल मज़े हैं, बल्ले बल्ले हैं। हाँ, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी और जब आप ब्रांच आओगे फिर आपको मेरी एक बात ये याद आएगी कि वाकई में ट्रेनिंग का जो डेज था वो 15 डेज का वो गोल्डन डेज था आपके पूरे सर्विस का। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के आखिरी सवाल पे। अगर आपको आपके SBI क्लर्क सर्विस के दौरान किसी हायर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है या किसी और जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको रिजाइन करना पड़ता है, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रोबेशन पीरियड यानी अपने ज्वाइनिंग्स के विदिन 6 मंथ और उस दौरान अगर आपका प्रोबेशन पीरियड ओवर नहीं होता है और आप रिजाइन करते हो, तो सबसे पहले आपको रेजिग्नेशन लेटर अपने ब्रांच मैनेजर को देना होता है। इसके साथ ही आपको अपने 15 डेज की ग्रॉस सैलरी भी बैंक को प्रोवाइड करनी होती है। वहीं अगर आपका प्रोबेशन पीरियड ओवर हो चुका है, आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, फिर उस केस में आपको अपने पूरे 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी SBI को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको उस केस में भी रेजिग्नेशन लेटर अपने ब्रांच मैनेजर को सौंपना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो जिसके दौरान मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयत्न किया। आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर भी हुए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको आपके SBI क्लर्क मेंस के रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जम के तब तक नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपेयर करो, सिर्फ SBI क्लर्क के भरोसे मत रुको, अभी बैंक के बहुत सारे एग्जाम होने बाकी है। तो फ्रेंड्स, जम के पढ़िए, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।